जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। बच्चों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा शास्त्र का मॉडल पेपर लेकर आए जो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए देखते हैं। देखो बच्चों, शिक्षा शास्त्र का जो समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक जो रहेगा 100 नंबर का रहेगा और यहाँ संकेतांक रहेगा और बच्चों के यहाँ अनुक्रमांक और नीचे नाम रहेगा। तो निर्देश देखेंगे बच्चों। देखो निर्देश में क्या है, सभी प्रश्न अनिवार्य रहेंगे। प्रश्नों का अंक उनके सम्मुख अंकित है। पहले बहुविकल्पी रहेगा, उसके बाद अतलग उत्तरी, इसके बाद में निश्चित उत्तरी, फिर अतलग उत्तरी, फिर लघु उत्तरी, फिर दीर्घ उत्तरी प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जो बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम वो बहुविकल्पी प्रश्नों को देखते हैं। चलिए बहुविकल्पी प्रश्न पहला देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वैदिक काल में विद्यार्थी कहाँ शिक्षा प्राप्त करते थे? बिहार में, कि गुरुकुल में, कि स्कूल में, कि मदरसा में? तो बच्चों सही जवाब क्या हो जाएगा? वैदिक काल में विद्यार्थी कहाँ शिक्षा प्राप्त करते थे? तो गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करते थे, यानी गुरु के समीप रहकर जो है शिक्षा प्राप्त करते थे विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है भैया, किस आयोग ने ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की थी? किस आयोग ने ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की थी? कोठारी आयोग, मुदालियर आयोग, राधा कृष्ण आयोग, शटल आयोग? तो यहाँ सही जवाब सी हो जाएगा बच्चों, राधा कृष्ण आयोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अपव्यय तथा अवरोधन की जो है समस्या निम्न में से किससे संबंधित है? व्यवसायिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, पौड़ शिक्षा? तो सही जवाब बच्चों हो जाएगा सी हो जाएगा, पौड़ शिक्षा हो जाएगा। दंड का प्रकार नहीं है, सांस्कृतिक दंड, कठोर दंड, मृदुल दंड, सामाजिक दंड? इसमें पूछा है दोस्तों दंड का प्रकार कौन नहीं है, तो आपको बताना है। घा का सही जवाब क्या है दोस्तों? ए हो जाएगा, सांस्कृतिक दंड। ये दंड का प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर होते हैं अनिश्चित, व्यापक, निश्चित, सुविधाजनक? तो सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ जो हो जाएगा बी हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो दोस्तों, यह जो है NCERT है और सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो निश्चित उत्तरी प्रश्न ये भी एक नंबर का रहेगा दोस्तों, ये एक नंबर का रहेगा बच्चों। चलिए अगर दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि वैदिक काल में एक ब्राह्मण बालक को किस आयु में गुरुकुल में प्रवेश मिलता था? वैदिक काल में एक ब्राह्मण बालक को किस आयु में गुरुकुल में प्रवेश मिलता था दोस्तों? तो 8 वर्ष में। कितने वर्ष में? 8 वर्ष में। ठीक है, सही जवाब जो है 8 वर्ष हो जाएगा। ऐसे लिखेंगे हम लोग, वैदिक काल में एक ब्राह्मण बालक को 8 वर्ष में गुरुकुल में प्रवेश मिलता था। अगला क्वेश्चन है कि छनाई के सिद्धांत का सुझाव किसने दिया? छनाई के सिद्धांत का सुझाव किसने दिया? दोस्तों लॉर्ड मैकाले। कौन हो गया, क्या हो जाएगा बच्चों? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले सही जवाब हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि भूकंप की तीव्रता का मापन किस स्केल पर किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता का मापन दोस्तों रिएक्टर स्केल पर जो है मापन किया जाता है। रिक्टर स्केल पे जो है मापा जाता है। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर है कि व्यक्तित्व मापन के प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया? किसने किया दोस्तों? तो सिगमंड फ्रायड। सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्यक्तित्व मापन के प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया था? तो सही जवाब हो जाएगा, सिगमंड फ्रायड ने जो है किया था। अगला क्वेश्चन है कि निर्देशन से क्या आशय है? 6 नंबर देखेंगे निश्चित उत्तरी प्रश्न का, एक नंबर रहेगा दोस्तों कि निर्देशन से क्या आशय है। चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। किसी भी व्यक्ति, निर्देशन से क्या आशय है दोस्तों? देखो 6 नंबर का उत्तर देखेंगे, किसी भी व्यक्ति की किसी भी समस्या को हल करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा जीवन के किसी भी पक्ष के संबंध में दी जाने वाली सहायता को निर्देशन कहा जाता है। फिर से देखेंगे, किसी भी व्यक्ति की किसी भी समस्या को हल करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा जीवन के किसी भी पक्ष के संबंध में दी जाने वाली सहायता को निर्देशन कहा जाता है। चलो बच्चों, अब हम लोग अतिलघुत्तरी प्रश्नों को देखेंगे जो 4 अंकों का रहेगा। पहला क्वेश्चन 7वां नंबर है, अतिलघुत्तरी प्रश्न जो 4 अंकों का रहेगा। वैदिक काल में एक विद्यार्थी की दिनचर्या क्या होती थी? वैदिक काल में एक विद्यार्थी की दिनचर्या क्या होती थी? आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 7 का उत्तर हम लोग देखें। वैदिक काल में एक विद्यार्थी की दिनचर्या निम्नलिखित होती थी। ऐसे उत्तर लिखेंगे कि वैदिक काल में एक विद्यार्थी की दिनचर्या निम्नलिखित होती थी। नंबर 1, प्रातः 5 बजे प्रार्थना करना, उसके पश्चात गंगा स्नान, सूर्योदय के समय संध्या वंदन, गायत्री मंत्र का जाप तथा सूर्य नमस्कार अथवा जो है योगासन करना। अगला नंबर है सुबह 11 बजे
तक जो है पाठ करना, इसके पश्चात भिक्षा मांगना या जो है ब्रह्मचर्य व्रत का एक आवश्यक अंग है। अगला नंबर है 1 घंटा विश्राम करने के पश्चात सूर्यास्त तक जो है पाठ चलता है। सूर्यास्त के 10-15 मिनट पहले अध्ययन रोकना होता है। सायंकालीन संध्या के पश्चात स्तोत्र पाठ होता है। इसके पश्चात थोड़ा फलाहार किया जाता था और फिर विश्राम किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे कि पंडित मदन मोहन मालवीय के विद्यालय से संबंधित विचार क्या थे। पंडित मदन मोहन मालवीय के विद्यालय से संबंधित विचार क्या थे। आइए इसके उत्तर देखते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 8 का उत्तर देखेंगे। पंडित मदन मोहन मालवीय जी का मानना था कि विद्यालय को शांत वातावरण में अलग स्थान पर स्थापित करना चाहिए तथा इसे सामाजिक बुराइयों से जो है दूर रखना चाहिए। मालवीय जी विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहते थे जिससे उनमें सामाजिक व सांस्कृतिक भावनाओं का जो है विकास हो सके। प्रश्नोत्तर नंबर 9 देखेंगे हम लोग। शिक्षा में अवरोधन से क्या आशय है। शिक्षा में अवरोधन से जो है दोस्तों क्या आशय है। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। शिक्षा में अवरोधन से क्या आशय है, आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 9। देखो बच्चों, शिक्षा के विकास में अवरोध उत्पन्न होना शिक्षा में अवरोधन कहलाता है। शिक्षा के विकास में अवरोध उत्पन्न होना शिक्षा में अवरोधन कहलाता है। दूसरे शब्द में एक छात्र का उसकी असंतोषजनक प्रगति के कारण एक ही कक्षा में 1 वर्ष से अधिक वर्ष तक रोका जाना शिक्षा में अवरोधन कहलाता है। प्रश्नोत्तर नंबर हम लोग 10 देखेंगे। सीखने की कोई एक परिभाषा लिखिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सीखने की कोई एक परिभाषा लिखिए। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। सीखने की परिभाषा क्या होती है। देखो, सीखना बच्चों, सीखना एक व्यापक शब्द है जो कि जन्मजात प्रतिक्रियाओं पर आधारित होता है। सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें सीखने की प्रक्रिया का संबंध नई क्रियाओं से होता है तथा इस क्रिया द्वारा सीखी गई बातों का अन्य बातों पर भी प्रभाव पड़ता है। प्रश्नोत्तर नंबर 11 देखेंगे हम लोग कि मानसिक अस्वस्थता के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। मानसिक अस्वस्थता के अर्थ को स्पष्ट कीजिए, ये भी 4 नंबर का है। चलिए इसका उत्तर हम दोस्तों देखते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 11 का उत्तर देखेंगे। मानसिक अस्वस्थता क्या है। देखो, जब किसी व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है तो उसे जो है मानसिक रूप से अस्वस्थ माना जाता है। जो व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ होता है वह अपने वातावरण के साथ समायोजन नहीं कर पाता। मानसिक अस्वस्थता का आशय उन स्थितियों से है जब व्यक्ति किसी विषम परिस्थितियों में स्वयं को संतुलित और समायोजित नहीं कर पाता तथा वह संघर्ष, तनाव, अवसाद, भग्नाशा और मानसिक विकार से जो है ग्रसित हो जाता है। प्रश्नोत्तर नंबर 12 है कि ध्वनि प्रदूषण से क्या हानियां होती है। ध्वनि प्रदूषण से क्या हानियां होती हैं। चलिए इसका उत्तर देखते हैं दोस्तों। ध्वनि प्रदूषण से बच्चों क्या हानि होती है। देखो, ध्वनि प्रदूषण आप लोग देखते हो इस समय बाजा, रेडियो वगैरह और डीजे वगैरह की बहुत तेज़ आवाज़ के कारण जो है ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है। देखो, ध्वनि प्रदूषण का हमारे शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इससे उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, मानसिक तनाव तथा बहरापन जैसे विकार उत्पन्न हो सकते हैं। चलिए बच्चों, लघुत्तरीय प्रश्नों को हम लोग थोड़ा देखते हैं जो 6 अंकों का रहेगा। पहला है कि बौद्धकालीन शिक्षण विधियों का वर्णन कीजिए। लघुत्तरीय प्रश्न है जो 6 अंकों का है कि बौद्धकालीन शिक्षण विधियों का वर्णन कीजिए। आइए इसका उत्तर हम लोग दोस्तों हम लोग देखते हैं। आइए लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर हम लोग देखते हैं। बौद्धकालीन उत्तर देखेंगे। प्रश्नोत्तर नंबर 13 जो लघुत्तरीय प्रश्न है, बौद्धकालीन शिक्षण व्यवस्था में समुचित रूप से शिक्षा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित शिक्षण विधियों को अपनाया गया है। नंबर 1, गुरु शिक्षक द्वारा शिक्षण विधि। गुरु शिक्षक शिक्षण द्वारा जो है विधि। इस विधि में गुरु द्वारा प्रतिदिन सुबह 7 बजे से 11 बजे तक और फिर दोपहर में 2 बजे से शाम के 5 या 6 बजे तक शिक्षा प्रदान की जाती थी। इसमें गुरु पहले पढ़ाए गए पाठ को जो है कंठस्थ कराते थे, तत्पश्चात नया पाठ जो है प्रारंभ करते थे। नंबर 2 है व्याख्यान या प्रवचन विधि। इस विधि में गुरु शिक्षक अपनी इच्छानुसार किसी विषय के संबंध में व्याख्यान देते थे। इस शिक्षण विधि में गुरु द्वारा जो है शुद्ध उच्चारण और कंठस्थीकरण पर जो है बल दिया जाता था। नंबर 3, वाद विवाद विधि। इस शिक्षण विधि में गुरु अपने शिष्यों के बीच सत्य को जो है प्रमाणित करने के लिए वाद विवाद और सत्यार्थ विधि का प्रयोग करते थे। इस विधि में गुरु के द्वारा उदाहरण हेतु सिद्धांत, साम्य विरोध,
प्रत्यक्ष, अनुमान तथा निष्कर्ष आदि का जो है प्रयोग किया जाता था। नंबर 4 प्रश्नोत्तर विधि। इस विधि में गुरु प्रश्नों द्वारा शिष्यों को की संख्याओं को जो है समाधान करते थे तथा विषयों को स्पष्टीकरण एवं शिष्यों के बीच जिज्ञासा उत्पन्न करते थे। पुस्तक अध्ययन विधि 5वां नंबर देखेंगे। बौद्धकालीन शिक्षण विधि में ज्ञान के लिए पुस्तक अध्ययन विधि को अपनाया गया था। नंबर 6 है दोस्तों मॉनिटोरियल विधि। इसमें कक्षा के बुद्धिमान छात्रों द्वारा अथवा उच्च कक्षा के छात्रों द्वारा निम्न कक्षा के छात्रों को पढ़ाने का प्रावधान था। नंबर 2 जो है निधिध्यासन विधि। शिक्षण की यह विधि धर्म एवं अध्यात्म विषय के लिए अपनाई जाती थी। इसमें जो है अंतर्ज्ञान प्राप्त किया जाता था। नंबर 8 है सम्मेलन विधि। बौद्धकालीन शिक्षण की इस विधि में पूर्णिमा और प्रतिपदा के दिन संघ के सभी शिष्य छात्र एवं गुरु सम्मिलित रूप से ज्ञान धर्म की चर्चा करते थे। 9वां है दोस्तों व्यावसायिक एवं प्रयोगात्मक विधि। व्यावसायिक एवं औद्योगिक विषयों की शिक्षा के लिए छात्र कुशल कारीगरों की निगरानी में रहते थे और दक्षता तथा प्रवीणता अर्जित करते थे। वे स्वयं कार्य करते थे तथा अन्य दूसरे लोगों के कार्य करने की तरीका भी अवलोकन करते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों हम लोग 14 नंबर कि पर्यावरण शिक्षा का अर्थ बताते हुए वायु प्रदूषण के कारण बताइए। पर्यावरण शिक्षा का अर्थ बताते हुए वायु प्रदूषण के कारण बताइए। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 14 का उत्तर हम लोग देखेंगे। पर्यावरण शिक्षा का अर्थ हेडिंग डालेंगे हम लोग। पर्यावरण शिक्षा का अर्थ है, देखो एक चैपमैन टेलर के अनुसार पर्यावरण शिक्षा का अभिप्राय अच्छी नागरिकता विकसित करने के लिए संपूर्ण पाठ्यक्रम को पर्यावरण मूल्यों तथा समस्याओं पर जो है केंद्रित करना है, जिससे कि अच्छी नागरिकता का विकास हो सके एवं जो है अधिगमकता पर्यावरण के संबंध में विज्ञ प्रेरित एवं उत्तरदायी हो सके। वायु प्रदूषण के कारण, वायु प्रदूषण अर्थात वायु का दूषित हो जाना। वायु प्रदूषण में वायु प्रदूषण अर्थात वायु का दूषित हो जाना। वायु प्रदूषण में वायु में ऑक्सीजन गैस को छोड़कर अन्य सभी गैसें प्राकृतिक अनुपात में अधिक हो जाती हैं, जिससे वायु श्वसन के योग्य नहीं होती। वायु में किसी अन्य गैस की वृद्धि या अन्य पदार्थ का समावेश वायु प्रदूषण है। वायु प्रदूषण के मुख्य कारण धुएं, औद्योगिक अपशिष्ट, धातुकर्मी प्रक्रम, धातु कृषि रसायन, कीटनाशी, अपृतनाशी, रेडियोधर्मी पदार्थ तथा निर्वनीकरण, वनों का कटाव आदि है। देखो बच्चों जो दीर्घोत्तरी प्रश्न रहेंगे वो 10 अंकों का रहेगा। दीर्घोत्तरी प्रश्न जैसे वैदिक एवं बौद्ध काल की शिक्षा की तुलना कीजिए। प्रेरणा से आप क्या समझते हैं, सीखने में प्रेरणा की भूमिका का वर्णन कीजिए। जहाँ भी अथवा लगेगा दोस्तों चाहे इसको कीजिए और चाहे इसको कीजिए, 2 में से 1 करना है। जहाँ भी अथवा लगे 2 में से 1 करना है आपको। तो जो दीर्घोत्तरी प्रश्न रहेंगे वो 10 अंकों को रहेंगे दोस्तों।